श्री धन्वंतरि भगवान की जय। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। 13वें भाग में हमने रज की इस शब्द की चर्चा की, पूरे श्लोक को सुना, अंत में एक प्रश्न भी रखा था, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक तर्क यह भी किया जाता है कि अरे, जिस मासिक धर्म के रक्त से ही तुम्हारा शरीर बना है उसकी तुम निंदा करते हो। हकीकत में यह तर्क या प्रश्न उन्हीं लोगों को होता है जिनको मासिक धर्म की प्रक्रिया के बारे में कुछ पता नहीं। अतः उस प्रक्रिया का पूरा विवरण दूसरे भाग में दे ही दिया गया है, परंतु फिर भी ऐसे तार्किक लोगों के मन की संतुष्टि के लिए एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं। पुस्तक का नाम है प्रसूति विज्ञान। लेखक है डॉक्टर रमानाथ द्विवेदी। वे लिखते हैं, वास्तव में आर्तव शोणित के दो प्रकार है, उद्भूत बहिः पुष्प तथा दूसरा अनुद्भूत अंतः पुष्प। इनमें उद्भूत तो वह है जो अप्रशस्त ऋतु काल में प्रथम 3-4 दिनों तक प्रत्यक्षतया निकलने वाला रक्तस्राव, मेंस्ट्रुअल ब्लड अर्थात मासिक धर्म का रक्त, यह गर्भाधान के लिए अयोग्य होता है। मासिक धर्म का रक्त गर्भाधान के लिए अयोग्य होता है। शुद्ध गुजराती में सांभળી લ્યો, માસિક ધર્મના લોહીનો પ્રત્યક્ષ વહેતો પ્રવાહ ગર્ભાધાન માટે અયોગ્ય છે, એટલે કે આ લોહી ગર્ભને ધારણ કરતું નથી। અને માની લો કે ગર્ભાધાન આ સમયમાં થઈ પણ ગયું તો એ ગર્ભ કેવો હશે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી લીધી। તો આ માસિક ધર્મને લઈ અને જે અટાણ સુધી એમ જ ચાલે છે કે અરે આ માसिक धर्म न होत तो मानव अस्तित्व न होत। मासिक धर्म के रक्त की एक बूंद का उपयोग भी शरीर बनने के लिए नहीं होता। पण आपणे एवो विज्ञाननो डाट वारी दीधो छे, भगवान धन्वंतरीए विचारता हशे के मैं कदी सिस्टम फेरवी नाखी। हमारा शरीर कौन से रक्त से बना है उसके विषय में अब आगे कहते हैं। अनुद्भूत रज वह कहलाता है जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता और स्राव के उत्तर काल में, प्रशस्त ऋतु काल में जो पुरुष के संसर्ग से विसर्पित होता या निकलता है, यह अनुद्भूत रज ही, यह अनुद्भूत रज ही गर्भधारणा में सहायक होता है, ऐसा प्राचीनों का मत है। इस बात को हम सरल हिंदी में समझ ले तो मासिक धर्म का जो रक्त है वह एकदम निकल जाता है और उस समय नए रजरूप रक्त का स्त्री के शरीर में संचार होता है। उस रजरूप रक्त में अंडाणु भी होता है। उस समय अगर पुरुष से संबंध बांधा जाए तो संभव है कि वह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित भी हो जाएगा। अगर वह अंडाणु निषेचित हो गया तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है और जिस रक्त में वह जीवन पलता है उस नए जीवन के आसपास, शरीर पिंड के आसपास जो रक्त है, जो रक्त स्त्री के शरीर में स्थित है, जो रक्त बाहर नहीं निकला, शरीर में ही स्थित है, उस रक्त को मासिक धर्म का रक्त नहीं कहा जाता। जो रक्त शरीर में स्थित है उसको मासिक धर्म का रक्त नहीं कहा जाता और उसके कारण ही मानव का पिंड बनता है। परंतु हमने तो कुछ और ही विज्ञान बना लिया है। मासिक धर्म के रक्त में तो टूटा फूटा हुआ मरा हुआ अंडाणु है, उस अंडाणु में जीवन शक्ति नहीं है। अतः सही विज्ञान को समझे, विज्ञान के नाम पर फैलाई जा रही भ्रांतियों से कम हम अपने आप को बचाए तो भी बहुत है। कुछ लोग ये कहते हैं
कि मासिक धर्म के रक्त के कारण ही मानव जीवन का अस्तित्व है। अरे भाई, मानव जीवन के अस्तित्व की बात छोड़ दो, मासिक धर्म के रक्त का अंश अगर स्त्री के शरीर में रह गया, अगर पूरा पूरा वह न निकला, तो वह स्त्री के स्वयं के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात हमने कर ली। मन में यह भी तर्क आ सकता है कि क्या फर्क पड़ गया अगर वह रक्त बाहर निकल गया तो शरीर में स्थित होता, तब तो नया जीवन बनता ना। तो बाहर निकल गया, उसमें क्या फर्क पड़ सकता है? अरे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। कुछ तत्व शरीर के भीतर होते हैं तब उसके गुण धर्म अलग होते हैं, शरीर के बाहर आ जाए उसके गुण धर्म बदल जाएंगे। अन्न थाली में पड़ा है, गुण धर्म अलग है, वही अन्न पेट में चला गया, गुण धर्म बदल गए। और किसी कारण से अगर उल्टी हो गई तो उस अन्न के गुण धर्म बदल जाएंगे। उसी तरह मासिक धर्म बाहर निकल गया तो अब उसमें कोई जीवन नहीं है। एक निश्चित अवधि तक ही उसमें जीवन की संभावना थी, परंतु वह अवधि पूर्ण हो गई, गुण धर्म बदल गए। इस फोटो को देखिए, इस शिशु के शरीर पर जो कुछ भी लगा है उसे धीरे धीरे साफ करना चाहिए या फिर ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। आप कहेंगे अरे दिमाग पागल हो गया है क्या? तुरंत धीरे धीरे साफ सफाई करनी चाहिए। आप ऐसा जवाब दोगे तो आप बिल्कुल सही हो। अब यहाँ पर मैं ये दावा करने लग जाऊं, अरे इन द्रव्यों को तुम इस बच्चे के शरीर से हटा रहे हो, ये वही द्रव्य है जो माँ के गर्भ में बच्चे के पोषण के लिए कार्यरत थे, काम कर रहे थे। इन्हीं द्रव्यों के कारण माता के गर्भ में बच्चे को पोषण मिला था। अब जब बच्चा बाहर आ चुका तो ये द्रव्य उनको कचरा मानते हो? कैसी भावुकता भरी दलील है, परंतु कितनी मूर्खतापूर्ण दलील है। ये पदार्थ शरीर में थे तब गुण धर्म अलग थे, अब ये पदार्थ शरीर से बाहर आ चुके हैं, गुण धर्म बदल गए हैं। आप मन में यह भ्रांति न पालें कि केवल मासिक धर्म की निंदा ही की जा रही है। नहीं, आयुर्वेद एवं मेडिकल साइंस के हिसाब से उसके जो जो गुण धर्म है उन्हीं के ऊपर चर्चा चल रही है। एक पूरा वीडियो इस विषय पर भी है कि मासिक धर्म के कारण स्त्री को कौन कौन से फायदे होते हैं। जहां पर हमने मासिक धर्म के फायदों की चर्चा की है तो वहां एक बात यह भी आई थी कि उन माताओं को भी गर्भधारण हुआ है जिनको मासिक धर्म नहीं आया। ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, परंतु उस वीडियो में कुछ प्रमाण के साथ यह बात बोली गई है। ठीक है कि मानव का पिंड मासिक धर्म के रक्त से नहीं बना, परंतु माता के गर्भ में मानव का पिंड बन सके इसके लिए कुछ अनुकूलता मासिक धर्म के कारण बन जाती है। एक सामान्य उदाहरण से हम समझते हैं। अब मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, उसे पढ़ना है परंतु पढ़ाई की कोई अनुकूलता नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैंने 2 नोटबुक्स दे दी, 2 पेन दे दी और 1 महीने की फीस दे दी और कहा कि जाओ मन लगाकर पढ़ो। फिर 1 वर्ष तक उस बच्चे से मैं मिला ही नहीं हूं, उसका संपर्क ही नहीं किया। मैंने जो दिया है वह 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु फिर भी मैं उस बच्चे से मिला ही नहीं। 1 वर्ष के बाद मुझे पता चले कि उसका प्रथम क्रमांक आया है और तब जाकर उसकी स्कूल में जाकर मैं यह दावा करने लग जाऊं कि अरे मेरे कारण ही इसका प्रथम क्रमांक आया, अगर मैं न होता तो ये पढ़ ही नहीं पाता। तो मेरा यह जो दावा है वो किस हद तक सही है? अवश्य मैंने कुछ सहयोग किया है, परंतु निश्चित सीमा तक ही सहयोग किया है। उसी तरह मानव पिंड
बने उसके लिए एक निश्चित सीमा तक ही मासिक धर्म के रक्त की भूमिका है। मासिक धर्म के रक्त को मानव जीवन से जोड़ना है तो और अंगों का भी उल्लेख करना पड़ेगा। जिस तरह बच्चे का प्रथम क्रमांक आया उसमें अनेक गुरुजनों का सहयोग था, उसी तरह मासिक धर्म ने निश्चित सीमा तक ही कुछ अनुकूलता बना दी, परंतु और अंग भी तो जुड़े हुए थे, तब जाकर मानव पिंड तैयार हुआ। अतः मासिक धर्म को मानव के जीवन से जोड़ना है तो अकेले मासिक धर्म को जोड़ने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, ये दोनों उच्चारण है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसको जोड़ना पड़ेगा। और ओवुलेशन या ओव्यूलेशन, फेलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्रोलैक्टिन, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको जोड़कर यह कहना चाहिए कि ये सब न होता तो मानव जीवन का अस्तित्व न होता। जो नाम दिए गए उसमें से कुछ हार्मोन्स के नाम है और कुछ अंगों के नाम है। इसके सिवा भी बहुत सारे हार्मोन्स और अंगों का सहयोग होता है मानव पिंड को बनाने के लिए। जैसे ही अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो गया, ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इन सब की कुछ ना कुछ भूमिका होती है। इसमें एक नाम आया था ओवुलेशन या ओव्यूलेशन। यह किसी अंग का नाम नहीं, किसी हार्मोन का नाम नहीं, यह एक प्रक्रिया है। अंडाशय से एक अंडाणु पककर बाहर निकल आए और फेलोपियन ट्यूब में उसकी गति हो, तो यह जो अंडाणु का बाहर निकलना है, अंडाशय के भीतर से बाहर निकलना है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन। हमने जितने भी नाम लिए हैं उनके कार्य बहुत अधिक है। मासिक धर्म का रक्त जो कार्य कर रहा है उसकी तुलना इन अंगों से की जाए, हार्मोन्स उनसे की जाए, तो इनके ये अंगों के कार्य बहुत अधिक है। चलो संक्षेप में उन कार्यों को भी देख ले। मासिक धर्म क्या करता है? गर्भ अच्छे से चिपक सके, अपरा है वह गर्भाशय में अच्छे से चिपक सके, उसकी अनुकूलता बन जाती है मासिक धर्म के कारण। फिर भी ऐसा भी देखने को मिला है कि मासिक धर्म ना हो और गर्भाधान हो गया हो, गर्भाधान की संभावना हो, इस बात को हम आगे जाकर स्पष्ट करेंगे। अभी इन अंगों के कुछ कार्य के ऊपर हम संक्षेप में देख ले। तो ओवरी बोलते हैं अंडाशय को। ओवरी क्या है? यह अंडाशय क्या है? जो अंडाणु पके हुए नहीं है, कच्चे जो अंडाणु है, उनका संग्रह इसके भीतर ही रहता है। फेलोपियन ट्यूब उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। जब अंडाणु निकलता है, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होता है, तब फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी उसी अंडाणु को गर्भाशय की ओर जाने में मदद करता है। अंडाणु अंडवाहिनी के माध्यम से, फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की यात्रा करता है, और शुक्राणु अगर मिल गया तो यह जो अंडाणु है वह फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। गर्भाशय में नहीं, फेलोपियन ट्यूब में वह निषेचित होता है और फिर निषेचित होकर वह गर्भाशय में स्थित होता है। स्थित हो गया, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और फिर एंडोमेट्रियम, अंतर्गर्भाशय कला, एक के बाद एक स्तर बनने लगते हैं। फिर
जो रक्त जमा होता है धीरे धीरे धीरे, उससे अपरा बनती है। अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा, और अम्बिलिकल कॉर्ड उसको बोलते हैं गर्भनाल। यह जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, अपरा और गर्भनाल है, वही माँ और गर्भ के बीच का बहुत बड़ा माध्यम है। इन्हीं के माध्यम से गर्भ और माता के बीच आदान प्रदान की प्रवृत्तियां चलती रहती है। और फिर हमने एक नाम लिया प्रोलैक्टिन। ओहो, कितना लंबा कार्य। जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक यह प्रोलैक्टिन अपने स्तर को बढ़ाकर माँ के स्तन में और दूध उत्पन्न करता है। यह सब मैंने संक्षेप में इनकी प्रवृत्तियां बताई। और है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो आप होमवर्क में कर लेना, उनकी क्या प्रवृत्ति है। तो इनके कार्य को देखो और मासिक धर्म के रक्त के कार्य को देखो। दोनों में से किसका कार्य और अधिक है, किसने ज्यादा मेहनत की है, यह अगर आप तुलना करोगे तो सबसे कम कार्य किया है मासिक धर्म के रक्त ने। उसका काम क्या है? जो अंडाणु निश्चित अवधि के बाद अब मर रहा है या मर चुका है, उस अंडाणु को बाहर निकालना, और यह भी जरूरी है। तो इतने इतने कार्य होते हैं। कुछ स्पष्टता और कर दूं, हमारी चर्चा में एंडोमेट्रियम की बात की, तो वहां यह समझना है कि ऐसा नहीं कि अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो गया उसके बाद एंडोमेट्रियम तैयार होगा। अंतर्गर्भाशय कला वो भी बोलते हैं, जो गर्भाशय की दीवारों से चिपके हुए स्तर होते हैं, वे गर्भाधान के बाद तैयार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अंडाशय से अंडाणु निकला तो उस समय ये एंडोमेट्रियम भी तैयार होने लगता है। स्तर के ऊपर स्तर धीरे धीरे बनने लगते हैं। अगर शुक्राणु मिल गया अंडाणु को, गर्भाधान हो गया, तो स्तर बनेंगे और गर्भ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मान लो कि शुक्राणु नहीं मिला तो अंडाणु टूट जाएगा, फूट जाएगा, मर जाएगा, और वह जो एंडोमेट्रियम बना हुआ है, जो स्तर बने हुए हैं, वे स्तर भी टूट जाएंगे। तो मरे हुए अंडाणु के साथ उस टूटे हुए स्तर के टुकड़े भी धीरे 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 शरीर से बाहर आने लगते हैं रक्त के साथ। उसको बोलते हैं मासिक धर्म। और अगर गर्भाधान हो गया तो गर्भ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, हर बार मैंने गर्भ 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 यही शब्द का प्रयोग किया है, सरलता से हम समझ सके इसलिए। अन्यथा अंडाणु निषेचित हो जाता है शुक्राणु के द्वारा, तो 4 दिन के बाद वह गर्भाशय में आता है और 3 महीने तक उसको एम्ब्रॉय अर्थात भ्रूण ही कहा जाता है। 3 महीने के बाद वो गर्भ कहलाएगा। और भ्रूण से आगे भी बहुत नाम है, श्रीमद् भागवत में भी बहुत नाम है। उस चर्चा को प्रेम पूर्वक वंदन। जो प्रोलैक्टिन की बात की, दूध बनाता है, तो शुरुआत में जो 4-5 दिन दूध आता है वह बहुत ही गाढ़ा होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जो बच्चे के लिए अत्यधिक आवश्यक है। कोलोस्ट्रम। उसके बाद फिर वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में, दूध अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। तो इतने इतने कार्य है। हमने कभी यह तो सुना ही नहीं किसी को कहते हुए कि अरे अम्बिलिकल कॉर्ड न होती, गर्भनाल न होती तो मानव जीवन का अस्तित्व न होता, प्रोलैक्टिन न होता तो मानव जीवन का अस्तित्व न होता। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हम वहां पहुंचे ही नहीं
और जो वहाँ पहुँचे हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, हमने उनको कम सुना है। खैर जो भी हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं।